नमस्कार। भारत की आजादी की कहानी में कई हीरो हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि तय रास्ते पर चलने से बात नहीं बनेगी, नियम तोड़ने ही पड़ेंगे। आज हम एक ऐसे ही लीडर, एक ऐसे ही विद्रोही की यात्रा को समझेंगे, सुभाष चंद्र बोस। ये नाम जुनून का और एक बिल्कुल अलग रास्ते का प्रतीक है। एक ऐसा रास्ता जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। दिल्ली चलो, ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये एक दहाड़ थी। एक ऐसे लीडर की पुकार जिसका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है, छीनना पड़ता है। तो चलिए आज इस आवाज़ के पीछे के इंसान और उनके इस जबरदस्त सफ़र को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो सुभाष चंद्र बोस की कहानी वो कहाँ से शुरू हुई? आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उनके अंदर राष्ट्रवाद की वो आग जलाई? आइए जरा उनके शुरुआती सालों में चलते हैं और पता लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, 1987 में जन्म हुआ और 1919 तक आते आते उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। मतलब एक ऐसी नौकरी जो आराम, रुतबा, सत्ता सब कुछ देती। पर फिर सिर्फ 2 साल बाद 1921 में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सवाल उठता है, क्यों? जवाब सीधा था, उनके लिए देश की सेवा ब्रिटिश सरकार की नौकरी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। और इसी एक फैसले ने, आप कह सकते हैं, उनके पूरे जीवन का रास्ता तय कर दिया। बोस का जो लक्ष्य था ना, वो सिर्फ आज़ादी नहीं थी, वो चाहते थे बिना शर्त स्वराज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कोई समझौता नहीं होगा, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, चाहिए तो बस पूरी मुकम्मल आज़ादी। और यही वो सोच थी, यही वो जिद थी जिसने उन्हें उस वक्त कांग्रेस के कई नरमपंथी नेताओं से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर दिया था। और देखिए, विचारों का ये जो फर्क था ना, ये जल्द ही कांग्रेस के अंदर एक बड़े टकराव की वजह बनने वाला था। बोस पार्टी में तेजी से पॉपुलर हो रहे थे, खासकर युवाओं में, लेकिन उनके जो रैडिकल आइडियाज थे वो कांग्रेस की स्थापित लीडरशिप के लिए एक सीधी चुनौती थे। यहीं से एक बड़ी दरार की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना है तो बस ये देखिए, 1938 और फिर 1939 लगातार 2 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और दूसरी बार तो कमाल ही हो गया, उन्होंने महात्मा गांधी के चुने हुए कैंडिडेट को हरा दिया। सोचिए, ये एक तरह का पॉलिटिकल भूचाल था। इसने साफ कर दिया था कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब बोस के रैडिकल आइडियाज के साथ खड़ा है, और ये गांधी जी के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो ये लड़ाई असल में 2 अलग अलग सोच की थी, बिल्कुल साफ। एक तरफ थे गांधी जी और उनका अहिंसा का रास्ता और डोमिनियन स्टेटस की तरफ थोड़ा झुकाव, और दूसरी तरफ थे बोस, जो कहते थे कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी, और इसके लिए अगर हथियार भी उठाने पड़े तो हम तैयार हैं। जीत तो गए, लेकिन कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ माहौल इतना बन गया, इतना विरोध हुआ कि आखिरकार बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। और यहीं पर उन्होंने बनाई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये एक साफ साफ संदेश था कि ठीक है, अगर साथ नहीं चलना तो कोई बात नहीं, अब हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो कांग्रेस से तो रास्ता अलग हो गया। इसके बाद बोस ने जो किया, उसने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कहानी अब अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर आ रही है। भारत से उनका वो जबरदस्त एस्केप और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाना, ये एक बहुत बड़ा दाव था। सच कहूं तो ये किसी स्पाई मूवी की स्क्रिप्ट लगती है। सोचिए जरा, कलकत्ता में घर के अंदर नजरबंद, फिर भेष बदलकर वहां से निकलना, अफगानिस्तान के पहाड़ों से होते हुए बर्लिन पहुंचना। ये सब क्यों? सिर्फ एक मकसद के लिए, भारत की आज़ादी के लिए बाहर से मदद जुटाना। उन्होंने सचमुच अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जर्मनी पहुंचकर वो रुके नहीं, उन्होंने वहां फ्री इंडिया सेंटर बनाया, और फिर शुरू हुआ आज़ाद हिंद रेडियो। ये एक ऐसी आवाज थी जो यूरोप से सीधे भारत तक पहुंच रही थी और आज़ादी के संघर्ष की जो आग थी ना, उसे और भड़का रही थी। और इसी रेडियो से एक बहुत ही दिलचस्प वाकया जुड़ा है। 6 जुलाई 1944, इसी आज़ाद हिंद रेडियो से बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। सोचिए, इतने मतभेद, रास्ते बिल्कुल अलग, लड़ने के तरीके अलग, लेकिन ये दिखाता है कि उनके दिल में गांधी जी के लिए सम्मान कितना गहरा था, वो कभी कम नहीं हुआ।
चलिए अब कहानी का फोकस यूरोप से शिफ्ट होकर आता है साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पर बोस अब सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक सेनापति बनने वाले थे, एक ऐसी सेना का नेतृत्व करने वाले थे जिसका सिर्फ एक मकसद था, भारत की आज़ादी। तारीख थी 21 अक्टूबर 1943, जगह सिंगापुर। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब बोस ने आज़ाद हिंद की आर्जी हुकूमत यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA बनाने का ऐलान किया। अब दिल्ली चलो सिर्फ एक नारा नहीं रह गया था, अब ये एक मिलिट्री कैंपेन का, एक जंग का ऐलान था। तो ये INA यानी आज़ाद हिंद फौज, इसमें कौन लोग थे? इसमें दो तरह के लोग थे। एक तो वो भारतीय सैनिक जिन्हें जापानियों ने जंग में बंदी बना लिया था, और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया में बसे हुए आम भारतीय लोग, सिविलियन वॉलंटियर्स जो अपने देश के लिए हथियार उठाने को तैयार हो गए थे। और जानते हैं, INA सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये एक यूनाइटेड इंडिया का सपना थी, एक विजन थी। ये पूरी तरह से नॉन सेक्टेरियन थी, धर्म का कोई लेना देना नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक और अफसर थी, और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी बात, इसमें औरतों की एक अलग फाइटिंग यूनिट थी, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम रहा होगा। साल 1944 में INA ने बर्मा और इम्फाल के मोर्चे पर अलाइड फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ी, और इस आज़ादी की लड़ाई को वो भारत की सरहद तक ले आए। हाँ, ये बात सच है कि ये मिलिट्री कैंपेन कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो सिंबॉलिक असर था वो बहुत ज़बरदस्त था। इतिहास में पहली बार एक भारतीय सेना भारत की ज़मीन पर ब्रिटिश राज को सीधी टक्कर दे रही थी। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ पहुंचे हैं। बोस की दुखद मौत, एक क्रांति जो अधूरी रह गई, और एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत जिसने उनके जाने के बाद भी ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। 18 अगस्त 1945, फॉर्मोसा जो अब ताइवान है, वहाँ एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। एक जबरदस्त सफर का एक बहुत ही दुखद अंत। एक पल को लगा कि सब खत्म हो गया, उनकी क्रांति अधूरी रह गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अब साल पर गौर कीजिए, 1946, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, और अब बोस के जाने के बाद उनकी फौज की कहानी का सबसे बड़ा असर दिखना शुरू होने वाला था। हुआ ये कि अंग्रेजों ने INA के पकड़े गए सैनिकों पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया, और ये उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हुई। पूरे देश में इन सैनिकों के समर्थन में प्रदर्शनों की आग लग गई, और ये आग की लपटें सिर्फ सड़कों तक नहीं रहीं, ये ब्रिटिश इंडियन नेवी तक पहुंच गईं, और नतीजा ऐतिहासिक रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, नौसेना का विद्रोह। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि यही वो आखिरी चोट थी। इस व्यापक असंतोष ने अंग्रेजों को ये एहसास दिला दिया कि अब भारत में टिकना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि INA ट्रायल्स और नेवी के विद्रोह ने उस फौज की वफादारी को तोड़ दिया था जिसके दम पर ब्रिटिश राज भारत में टिका हुआ था। जब फौज ही अपनी न रही तो राज कैसे चलता? तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी रास्ता अपनाकर सुभाष चंद्र बोस ने शायद अनजाने में ही सही भारत की आज़ादी की रफ्तार को तेज कर दिया? उनकी विरासत यकीनन कॉम्प्लेक्स है, उस पर बहुत बहस होती है, लेकिन उनका असर वो अनडिनायबल है, उसे कोई नकार नहीं सकता। इस सवाल के बारे में सोचिएगा ज़रूर।